देशों को वापस उसी स्थिति में लौटना होगा 2020 में, जिसका जिक्र बार बार यहाँ पर आता है। ठीक है विशाल, मैं फौरन लौटूंगी। कर्नल यूएस राठौर जी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। जल्दी से आपकी टिप्पणी में लेना चाहूंगी। देखिए, अब से थोड़ी देर पहले जब ब्रिक्स को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात कह रहे थे, उनकी ओर से कहा गया कि आतंकवाद को लेकर दोहरा चरित्र नहीं चलेगा, और इसके जरिए एक संदेश चीन को भी दिया गया है, क्योंकि कई बार हमने देखा है पाकिस्तान के साथ वो किस तरह से खड़ा रहता है। लेकिन इन सब के तमाम उतार चढ़ावों से होते हुए जब आमने सामने हम बैठे हैं, क्या वास्तव में संबंध सामान्य होने की दिशा में आगे बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, एक अच्छी शुरुआत है। चित्रा, मैं एक यहाँ नया एंगल लाना चाहता हूँ, वो है रूस का एंगल। बिल्कुल, यहाँ पर ब्रिक्स की मीटिंग हो रही है कजान शहर में, पुतिन होस्ट हैं। फर्ज कीजिए अगर मोदी और शी जिनपिंग यहाँ नहीं मिलते तो कैसा लगता। मोदी जी ने मुलाकात की पुतिन से, मोदी जी ने मुलाकात की ईरान के राष्ट्रपति से। अगर ये होता कि ये मीटिंग साइडलाइन में न होती तो पुतिन के लिए ये कितना ख़राब लगता उनको, और वो एक होस्ट है। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि रूस का भी एंगल है कि उन्होंने कोशिश की भारत और चीन दोनों को एक टेबल पे लाने के लिए, और जिसका प्रतिफल हम देख रहे हैं ये बॉर्डर एग्रीमेंट के तौर पर। बिल्कुल, बॉर्डर एग्रीमेंट के फाइन प्रिंट्स अभी तक हमें नहीं देखने को मिले हैं, लेकिन यहाँ पर मोदी मिस्टर पुतिन जो आज दुनिया में अलग थलग पड़े हुए हैं यूक्रेन वॉर की वजह से, उनको ये चीज़ की बहुत सख्त ज़रूरत थी। आज उन्होंने अपने आप को डिप्लोमेटिकली स्टेट्समैन के तौर पर एस्टैब्लिश किया है कि दो वॉरिंग फैक्शंस, दो पावर्स को एक मेज पर लाकर बैठाल दिया। तो एक वहाँ सबसे बड़ी चीज़ आपकी देखने को मिलती है। और रूस के साथ हमारे संबंध भी रहकर खुद पुतिन की ओर से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की जा रही थी, उस समय उन्होंने कहा कि अब तो हमारे बीच किसी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होगी, इतनी बार हम दोनों की मुलाकात हो चुकी है। लेकिन अब कर्नल दानवीर, आपकी बात को मुझे रोकना पड़ा था, आप अपनी बात को भी आगे बढ़ा लें। देखिए, रशिया का जिक्र तो यहाँ पर हो ही रहा है कि भारत और चीन को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर बातचीत की दिशा में उसकी ओर से भी पहल की गई और उसमें कामयाबी उसको मिल गई। यकीनन ये बड़ी उपलब्धि राष्ट्रपति पुतिन की हो सकती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत की ओर से भी तो बार बार कहा जा रहा है ना कि युद्ध से शांति की ओर। जब भी वो पुतिन, कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया, वो जेलेंस्की से मुलाकात करते हैं, फिर उनसे भी बातचीत करते हैं। हमारी भी तो यही कोशिश है कि दोनों मुल्कों के बीच जहां पर युद्ध चल रहा है उसको शांति की ओर अग्रसर किया जाए, और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और ये बिल्कुल हमें महसूस करना चाहिए और इसको बिल्कुल अंडरलाइन कर लेना चाहिए कि ये जो पूरे जो इस तरीके के पावर गेम्स होते हैं, इसके अंदर जज्बात की कोई वैल्यू नहीं है। तो जज्बात को लेकर और उस तरीके से अगर हम चीज़ों को देखेंगे तो हम इसका आकलन जो है गलत करेंगे। ये पूरा का पूरा खेल ग्राउंड पर रचा गया है, और वो ग्राउंड का मतलब है कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़बरदस्त डेवलप किया है, आपकी फ़ौजें आई बॉल टू आई बॉल खड़ी हुई हैं, आपने कैलाश का ऑपरेशन करके आपने चाइना को अपनी विल पावर और अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से चाइना को पैगोंगसो के फिंगर 8 के इलाके से पीछे जाना पड़ा। और ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी घटनाएं हैं, चाहे वो लद्दाख की हो, सिक्किम की हो या अरुणाचल की हो, जो सारी कलेक्टिवली चाइना को एक संदेश दे रही हैं कि आप भारत के साथ पुश ओवर नहीं कर सकते, उसके साथ कंधा मारकर और उसको अपनी बात नहीं मनवा सकते। ये भारत 2013 का नहीं है, जब भारत के विदेश मंत्री ने यह कहा था कि जो चाइनीज घुसपैठ देप्सांग के अंदर है वो एक खूबसूरत महिला के गाल पर हुए मुहासे जैसा है, जो कुछ दिन बाद चले जाएगा। तो वो खूबसूरत महिला का जो मुहासा था वो आज तक वो परेशान कर रहा है। वो चाइना वहां पर हमको पेट्रोलिंग नहीं करने देता था 2013 से लेकर। अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि अब देप्सांग का वो इलाका जहां हम पेट्रोल नहीं कर पा रहे थे, अब वो हम वहां पर पेट्रोल कर पाएंगे। और इसके लिए कोई हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं जता रहा है, वो हमारी मजबूती है। चाहे लद्दाख हो, चाहे अरुणाचल हो, चाहे इकोनॉमिक फैक्टर्स हो, चाहे नेवल एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।